हाय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। हमने यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक, यूनिट सेकंड के 4 टॉपिक और आज यूनिट थर्ड के फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यूनिट जो थर्ड है उसके फर्स्ट टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब छात्र अधिगम कर लेता है यानी कि पढ़ लेता है तो उसने कितना पढ़ा, उसे कितना समझ में आया, उस चीज़ों का मूल्यांकन, या फिर अध्यापक ने जिस उद्देश्यों से छात्रों को पढ़ाया उस उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, उनका मूल्यांकन करना भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं अनेक वैज्ञानिकों ने दी। तो जिन परिभाषाओं को हमें पढ़ना भी है और याद भी करना है, क्योंकि टोटली ये 5 परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं से आ सकता है। तो ध्यान से पढ़ें और जो मैं बोलता हूँ उनको सुनें। पहली भाषा क्लॉर्क एंड स्टार ने दी, यानी कि क्लॉर्क एवं स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकल जाता है, फिर निकाला जाता है। मीन्स कि मूल्यांकन यानी कि जो नंबर टेस्ट लेते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। जो छात्र कार्य करता है उन कार्यों की सूचना जो प्राप्त होती है उससे ही निकाला जाता है क्या, मूल्यांकन। ये किसने कहा था? क्लॉर्क और स्टार ने। फिर आते हैं मीन्स कि डॉक्टर हिल ने थोड़ी सी बड़ी परिभाषा दी थी, जो कि मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। डॉक्टर हिल पुरानी प्रणाली में परीक्षा समूचे पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि को निर्देशित किया करती थी, जबकि इस प्रणाली में परीक्षा एवं शिक्षण दोनों विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या फिर जाएंगे। अतः इन पर समुचित शिक्षा एवं मूल्यांकन निर्धारित होना चाहिए। ये किसका कहना था? डॉक्टर हिल का। ये भी इम्पोर्टेंट है और हमने पहले पढ़ा था क्लार्क एंड स्टार का। क्लार्क और स्टार का क्या कहना था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। क्लॉर्क एंड स्टार या फिर क्लॉर्क एवं स्टार का कहना था मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों द्वारा कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मीन्स कि जो मूल्यांकन है वो क्या है, तो एक विद्यार्थी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी सूचना निकालना मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद डॉक्टर हिल ने क्या कहा वो अभी मैंने आपको बता दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट था और क्लार्क स्टार का भी इम्पोर्टेंट था। अब आता है सीसी रोस और गैरेट। पहले सीसी रोस के बारे में पढ़ लेते हैं। सीसी रोस का कहना था कि मापन से भिन्न मूल्यांकन ऐसी जांच प्रक्रिया है जो प्रायः बच्चे के समूचे व्यक्तित्व एवं समूची शिक्षा स्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होती है। मूल्यांकन किसे कहते हैं, या फिर मापन से भिन्न मूल्यांकन ऐसी जांच प्रक्रिया है जो प्रायः बच्चे के समूचे व्यक्तित्व एवं समूची शिक्षा स्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। गैरेट की भी इम्पोर्टेंट है। गैरेट के अनुसार मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कौशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। गैरेट की इम्पोर्टेंट है, जो इजी लगे वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा समझ लो या फिर ऐसा ही है। ठीक है, तो गैरेट की इम्पोर्टेंट है और क्लॉर्क और स्टार की इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर हिल और रॉस की भी इम्पोर्टेंट है। हिल शब्द आ जाए या फिर डॉक्टर हिल ने क्या परिभाषा दी थी, तो एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पर जो डॉक्टर हिल है उन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, पुरानी प्रणाली में परीक्षा समूचे पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों के निर्देशित करती थी। जो पुरानी प्रणाली थी उनके बारे में पहले इन्होंने बात की। और डॉक्टर हिल तो ये पुराना जो नाम था उस टाइप का नाम लगता है। तो जहाँ पर भी जिस डेफिनेशन में पुरानी बातें की जाए या फिर पुरानी शिक्षण विधियों की बात की जाए तो वहाँ पर डॉक्टर हिल आएंगे। ये माइंड में सेट रखो, या फिर इस कीवर्ड को पकड़ लो कि जहाँ पर पुरानी शिक्षण प्रणाली की बात हो तो वहाँ पर कौन आएंगे? डॉक्टर हिल। वैसे ही जो विद्यार्थी से प्राप्त सूचनाओं के द्वारा विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सूचनाओं का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मतलब मापन करना मूल्यांकन कहता है। ये किसने कहा था? क्लॉर्क और स्टार ने। मीन्स कि जो हमारे आइडल्स हैं या फिर स्टार्स हैं उनकी सूचनाएं हमें
जानने में उत्सुकता होती। तो इसी डेफिनेशन से या फिर सूचना कीवर्ड को पकड़ लो किसमें, स्टार के लिए। मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाली जाती है या फिर निकाला जाता है। ठीक है, क्लर्क और हील वाली तो याद होगी। क्लर्क आए तो सूचना प्राप्त करना होता है, ये कीवर्ड पकड़ लेते हैं हम। हील मीन्स की पुरानी शिक्षण प्रणाली। सीसी रोस ने क्या कहा था कि देखो सी और रोस ये तीनों अलग अलग नाम है, तो यहाँ पर मापन से भिन्न मूल्यांकन है। मापन भी अलग है और मूल्यांकन भी अलग है, ये इनका कहना था। तो जैसे नाम भी अलग अलग हैं, तीन मतलब कि कुछ नामों अलग अलग छोटे छोटे नाम जोड़कर एक नाम बना है, वैसे ही मापन और मूल्यांकन अलग है, ऐसा कहना सीसी रोस का था। तो इस कीवर्ड को पकड़ लेते हैं। गैरेट की बात करते हैं तो गैरेट ने क्या कहा था, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कुशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर समूह शब्द को पकड़ लो, गैरेट से कैरेट कर दो। ठीक है, कैरेट मीन्स कि गोल्ड जो तोला जाता है वो कैरेट में तोला जाता है। तो उसी प्रकार से मूल्यांकन प्रश्नों का समूह, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का समूह जो किसी कुशल अथवा प्रयोगता की जांच करते हैं। तो सोने की जैसे जांच की जाती है, वैसे गैरेट ने भी जांच शब्द दिया, या फिर जांच गैरेट और जांच का कीवर्ड बिठा लो तो याद हो जाएगा। तो हमने सीसी रोस, हीस और फिर गैरेट, और चौथे कौन से थे, स्टार्स मीन्स की सूचना शब्द जिस डेफिनेशन में आ जाए वो कौन सा होगा, स्टार्स। हेल मीन्स की पुरानी शिक्षण प्रणाली। सीसी रोस मीन्स मापन और मूल्यांकन भिन्न, और गैरेट का मतलब कि योग्यताओं की जांच करना। अब टीटी टारगेशन, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी तक हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी और ये 5वीं है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में ये डेफिनेशन आई थी, तो तुरंत नेक्स्ट एग्ज़ाम में तो आएगी नहीं। तो इससे पहले की जो 4 थी वो आ सकती है, या फिर उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं आपको डेफिनेशंस याद करने के लिए बोल रहा था। टोटली 5 ही हैं, तो जिसमें से एक तो आ गई है, तो बाकी की 4 बची। लेकिन ये जो आ गई है उसको भी एक बार, उसका भी रिपीटेशन हो सकता है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। किसी प्रक्रिया या वस्तु का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन कहलाता है। मीन्स कि जो भी प्रक्रिया है या फिर किसी वस्तु का मूल्य जो निश्चित करते हैं हम, वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अतः शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न हुए अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय देना है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन है वो सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव, जो सीखने की क्रियाओं से अनुभव उत्पन्न होते हैं, उनकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय देना है। ये किसका कहना था, टी.एल. टारगेसन का। ये क्वेश्चन 2022 की शिफ्ट पहले में क्वेश्चन आ गया था, रेट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये डेफिनेशन को, 5 ही डेफिनेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसका कीवर्ड याद कर लेना, जैसे कि प्रक्रिया। टार्जन जो कार थी वो अचानक से चलने लगी थी, सबने मूवी देखी है, तो वो एक प्रक्रिया थी पूरी उसके तैयार होने की या फिर वो मूवी की, तो उससे याद कर सकते हो। गैरेट की क्या याद करना है, जो कुशल मतलब कि जांच की योग्यता करना। कैरेट मीन्स की गोल्ड जो होता है उसकी कुशलता या फिर जांच की योग्यताओं को जांचना, वो जो शब्द आएगा गैरेट से। सीसी से मापन से भिन्न मूल्यांकन, इसे याद कर सकते हो। हिल, डॉक्टर हिल पुरानी प्रणाली से है, शिक्षा प्रणाली। और स्टार से क्या है, सूचनाओं को से निकालना, मतलब प्राप्त सूचनाओं से मूल्यांकन निकालना है। तो इस प्रकार से हमने डेफिनेशन याद कर ली। अब कुछ मेन पॉइंट्स थे उनको पढ़ लेते हैं। पहला, मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मीन्स कि मूल्यांकन है यानी कि आपका टेस्ट है या फिर आपके मार्किंग रिजल्ट्स जो हैं वो सतत चलने वाली, लगातार, सतत का मतलब लगातार होता है। ठीक है, तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन का चित्र अत्यंत व्यापक है, मतलब कि मूल्यांकन का क्षेत्र, सॉरी चित्र नहीं, यहाँ पर क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मीन्स कि मूल्यांकन जो होता है आपका वो व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मूल्यांकन हर चीज़ में कर सकते हैं हम, किसी व्यक्ति को देखकर उसकी रूपरेखा का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके बोलने के तरीके का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संपूर्ण व्यक्तित्व की परख करता है कौन, मूल्यांकन। यह पूरा मतलब कि अगर किसी के व्यक्तित्व को परखना है तो उसे मूल्यांकन के माध्यम से परखा जा सकता है। मूल्यांकन व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली सुव्यवस्थित प्रणाली है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का सुव्यवस्थित अध्ययन करना मूल्यांकन कहलाता है, और ये इसी प्रणाली को मूल्यांकन कहा गया है। ठीक है,
मूल्यांकन के सोपान मीन्स की स्टेप्स, कि किन किन स्टेप्स में मूल्यांकन कर सकते हैं, इन्हें मूल्यांकन का सोपान कहा गया। अभी तक हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसके बाद कुछ 4 पॉइंट पढ़े जो कि मतलब कि लाइन टू लाइन आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि अभी हमने पढ़ा मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? सतत, निरंतर भी कह सकते हैं इसको, सीमा तक चलने वाली प्रक्रिया यूँ पूछ सकता है, या फिर कुछ मतलब कि एक निश्चित सीमा तक चलने वाली प्रक्रिया है, या ऑप्शन में ऐसा आ सकता है, तो हमें करना है सतत। सेकंड, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? संक्षिप्त है, संकुचित है, या फिर व्यापक है? तो व्यापक है। उसके बाद व्यक्तित्व की परख के लिए क्या ज़रूरी है? मूल्यांकन। फिर मूल्यांकन व्यक्तित्व के तुलनात्मक अध्ययन करता है, मीन्स कि कंपेरेटिव, कि भाई ये आदमी इतना मतलब अच्छा है तो उससे अच्छा आदमी ये है, इसके मतलब कि बोलने का तरीका 10 out of 10 है तो उसका 10 में से 9 है, उस टाइप का मूल्यांकन तुलनात्मक करता है। मूल्यांकन के सोपान जो हमें पढ़ने हैं, तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम से आ सकते हैं, या फिर मूल्यांकन का सोपान नहीं है टाइप का प्रश्न आ सकता है। तो हमें पढ़ने हैं मूल्यांकन के सोपान। मूल्यांकन के सोपान की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, मूल्यांकन का पहला सोपान है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषण करना। कि पहले तो इस बात को समझो कि ये मूल्यांकन की प्रक्रिया का सोपान। तो हम जब किसी का टेस्ट लेते हैं तो स्टेप बाय टेस्ट लेना चाहिए हमको। जैसे कि मुझे अभी मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप जब पढ़ा रहे होंगे तो आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे, तो उनका टेस्ट लेने के लिए पहले तो आपको अपने शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषीकरण करना पड़ेगा। कि भाई पहले क्या करना है, अपने जो शिक्षण के उद्देश्य, आपके पढ़ाने के उद्देश्य जो है, आपका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है उसका निर्धारण करना है, और फिर परिभाषीकरण करना है। जैसे कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये कि सभी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़े, और जो भी मुझे पढ़ाना है वो आगे उनके जीवन में काम आए। पहला स्टेप पूरा हुआ। क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। सेकंड क्या है? सेकंड है शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त सीखने के अनुभव उत्पन्न करना। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण क्रियाएं जो हैं उनके द्वारा जो भी सिखाया जाए, यानी कि उपयुक्त सीखने के अनुभव उत्पन्न करना। अब उनसे सीखने के अनुभव उत्पन्न करवाना, यही क्या कहलाता है? शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया के का दूसरा सोपान। अब लास्ट और आखिरी सोपान जो है उसके बारे में बता देता हूँ। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर करना। तो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैं अब किसी का टेस्ट ले रहा हूँ, तो उसमें देखना चाहूँगा, मुझे क्या देखना चाहिए, उसमें ज्ञानात्मक परिवर्तन हुआ है कि नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस रखूँ। भावात्मक परिवर्तन हुआ है कि नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन रखूँ। और क्रियात्मक परिवर्तन होने टाइप के क्वेश्चन रखूँ। तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य ये है कि शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहला तो मतलब कि पहला स्टेप यही है कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि भाई मेरे उद्देश्य क्या है। सॉरी, मूल्यांकन पहले उद्देश्य भूल गया था। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के पहला मूल्यांकन जो है उसकी प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है कि अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहले मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, उन उद्देश्यों का, या फिर क्यों मूल्यांकन कर रहा हूँ छात्र का, उन उद्देश्यों का पहले निर्धारण करो। सेकंड, अपने द्वारा उपयुक्त सिखाए गए अनुभवों का उत्पन्न करना, कि भाई मैंने जो पढ़ा दिया है उन अनुभवों को वापिस से उत्पन्न करे छात्र। ठीक है। और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन ज्ञानात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए और क्रियात्मक होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ मूल्यांकन की जगह मूल्यांकन समझना। ठीक है। मूल्यांकन समस्त प्रविधियों को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि मूल्यांकन की जो मतलब टेक्निक्स हैं कि एक टीचर कैसे मूल्यांकन करे छात्रों का, तो उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है प्रमापित या फिर मानक परीक्षण, यानी कि जो हम पूरे साल छात्रों को पढ़ाकर एक बार लेते हैं ईयरली टेस्ट, उसको कहा गया है प्रमापित। निश्चित योजना, सिद्धांतों तत्व तथा प्रारूप व निश्चित अंक प्रभार पर आधारित परख मानक परख कहलाता है। मीन्स कि मानक परख कहलाता है, मानक लिख दिया है। तो प्रमापित का मतलब कि प्रमापित मीन्स कि पहले से मापा हुआ, जो कि मतलब कि अंक निश्चित हो, व्यापक हो, इसे ही क्या कहा जाता है? प्रमापित या फिर मापक परख। ठीक है। अप्रमापित मीन्स कि जिसका कोई डिसाइडेशन नहीं हो। शिक्षण निर्मित अप्रमापित
शिक्षण निर्मित जो परीक्षण है उसके बारे में बात करेंगे। छात्र विशेष समूह विशेष के लिए स्वयं अध्यापक द्वारा निर्मित परख या अप्रमाणित परख विधि। इसमें क्या होता है कि कुछ छात्रों के विशेष समूह के लिए या फिर विशेष छात्र के लिए अध्यापक द्वारा जो परीक्षण बनाए जाते हैं या फिर मूल्यांकन किया जाता है उसे अप्रमापित कहते हैं। प्रमापित का मतलब क्या है, जैसे कि फिर से मैं समझा देता हूँ। पहला है प्रमापित, जिसका मतलब कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार एग्ज़ाम लिया जाता है, वो प्रमापित कहलाता है। यानी कि पहले से मापा हुआ या फिर पहले से डिसाइड करके पूरे अंक, फिर ये क्वेश्चन कितने अंक का होगा, ये सब डिसाइड करना, ये कहलाता है प्रमापित। लेकिन जब क्लास में छात्र बैठते हैं तब आपके क्लास टेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रमापित, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। दूसरा, वो किसी विशेष समूह के लिए, मतलब कि कुछ जो विशेष बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए किसी विशेष बच्चे के लिए खड़ा करके पूछते हैं जब छात्र किसी बच्चे को, तो ये अप्रमाणित परीक्षण द्वारा जांच करते हैं इसकी। अब प्रमाणीकृत परीक्षण और अप्रमाणित परीक्षण के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रमाणीकृत परीक्षण। यह औपचारिक है, अधिक विश्वसनीय एवं वैध है। यह एक समय साध्य कार्य है। प्राप्तांकों की व्याख्या बड़े समूह में की जा सकती है, अधिक समय तक बड़े समूहों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। कौन सा? प्रमाणित परीक्षण मीन्स कि पहले से डिसाइडेड वो जो एग्ज़ाम होता है वही, उसकी बात की जाती है यहाँ पर। और हम अब अप्रमाणित परीक्षण की बात करते हैं। यह अनौपचारिक है, कम विश्वसनीय तथा वैध है। यह कुछ प्रश्नों की रचना करने के लिए बनाया गया है। प्राप्त अंकों की व्याख्या छोटे समूह में की जाती है। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह प्रायः कक्षा के शिक्षक द्वारा किया जाता है। यह क्या है? अप्रमाणित। तो अप्रमाणित जो परीक्षण है वो शिक्षकों द्वारा किया जाता है, यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों समूह के द्वारा किया जाता है। इसकी आवश्यकता बड़े समूह में की जाती है, मतलब बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरी करता है। अगर छात्र कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि एक पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं, अब छात्र को अचानक से खड़ा करके प्रश्न पूछूंगा तो तत्कालिक होगा, मीन्स कि अचानक से तुरंत। तो वो तुरंत जो मेरी आवश्यकता है कि छात्र को आ रहा है कि नहीं वो देखना है, वो तुरंत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? अप्रमाणित। और प्रमाणित जब लास्ट में एक दिन होगा साल के अंत में, जब मैं उस छात्र का एग्ज़ाम लूँगा, तब वो मुझे बताएगा एग्ज़ाम के द्वारा मूल्यांकन कि छात्र ने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा। ठीक है। अब अप्रमाणित विधियों के बारे में बात करते हैं। पहली तो प्रश्न वाली विधि, जो सबको पता है कि प्रश्न पूछकर। साक्षात्कार विधि मीन्स कि इंटरव्यू लेकर। प्राप्तांक पत्र देखकर, यानी कि पहले का रिजल्ट देखकर। अनुसूचित प्रविधि यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है। अनुसूचित प्रविधि के बारे में बात करते हैं। प्रायः इसका प्रयोग सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इसका प्रमुख आधार प्रश्नावली प्रविधि है। दोनों के स्वरूप में काफ़ी साम्यता है। दोनों में अंतर यह है कि अनुसूची में दिए गए प्रश्नों का उत्तर छात्रों को देने होते हैं तथा उन उत्तरों को सर्वेक्षणकर्ता द्वारा भरा जाता है, जबकि प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के कुछ उत्तर छात्र द्वारा छोड़े जा सकते हैं। मीन्स कि देखो, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? प्रश्नावली विधि। अब उसमें छात्रों को कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा क्लास में खड़ा करके, वो हकलाएगा या चुप हो जाएगा या फिर रोने लगेगा या फिर कहेगा मुझे नहीं आते। मीन्स कि उसको प्रश्न का उत्तर देना मतलब फिक्स नहीं है, वो नहीं आता है तो नहीं देगा। लेकिन अनुसूचित विधि में क्या होता है कि छात्रों को उत्तर देना अनिवार्य है। यही क्या कहलाता है? अनुसूचित विधि। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब जांच सूची मीन्स कि चेकलिस्ट की एक क्वेश्चन, जैसे कि क्या सभी बच्चों ने पढ़ा, तो फिर हाँ या नहीं, या फिर कुछ बच्चों ने पढ़ा कुछ ने नहीं पढ़ा, इन 4 चेकलिस्ट में से एक पर टिक करना। या फिर कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, तो फिर 4 ऑप्शन, फिर उसमें से एक टिक करना। या फिर अध्यापक द्वारा सभी छात्रों को चेकलिस्ट देना या फिर क्वेश्चन देना, और उसके बाद छात्र अपने हिसाब से टिक करते हैं कि सर ने जो आज पढ़ाया वो हमें 100% समझ में आया, 50% आया, 20%, 30%, उस टाइप की चेकलिस्ट बनाते हैं, उसे जांच सूची कहते हैं। निर्धारण मापनी प्रविधि, इसमें फिक्स मापनी होती है, जैसे कि छात्र को 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें से 5 आ गए तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ, या फिर 8 आ गए तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ। ये निर्धारित मापनी कहलाती है।
छात्र निर्मित प्रविधि मीन्स कि छात्र द्वारा ही प्रश्न पूछे जाए, कि छात्र इन पाठ में, मैंने आज जो पाठ पढ़ाया है उसमें से छात्र कुछ प्रश्न निकाल कर लाए, वो छात्र निर्मित प्रविधि। परीक्षा प्रविधि छोटा क्लास टेस्ट जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद आता है मापन। मापन अपने थोड़ा सा ही मतलब कि मापन ध्यान से ना पढ़े तो भी चल जाएगा, क्योंकि मापन जो टॉपिक है वो मूल्यांकन से अलग भी है और थोड़ा बहुत जुड़ा भी हुआ है, और अपने सिलेबस में सिर्फ मूल्यांकन दिया है, तो इसके पास आसपास का क्षेत्र भी आ सकता है। तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं मापन के बारे में। उसके बाद मूल्यांकन और मापन में अंतर, और फिर शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है, तो हम ये पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा तो एक शायरी सुना देता हूँ, या फिर जब एक शायर था तो उसने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लिखा था, तो वो लाइन से याद आ गई थी, तो वो मैं बोल देता हूँ। ख्वाब में तेरे हाथ पकड़कर घंटों घूमता, ख्वाबों में तेरे हाथ पकड़कर घंटों घूमता हूँ, और जैसे ही ख्वाब टूटता है सबसे पहले अपने हाथों को चूमता हूँ। थैंक यू। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना, ना लगी हो तो भी कमेंट करना। मापन, चलो अब पढ़ाई करते हैं मीन्स की मापन के बारे में। तो मापन की जो प्रमुख परिभाषाएं थी वो हैं यहाँ पर। एक तो एवी बेहले की है, कैंपबेल की है, फिर एस स्टेवंस के अनुसार है, और हेल्मस्टेडर के अनुसार है, स्टैंडर्टर के अनुसार है। तो ये कितनी हुई? 4। तो इन चारों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। निष्कर्ष ने वो सब उतना डीपली नहीं जाना है। ये 4 जो परिभाषाएं उनको पढ़ लेना है, फिर मूल्यांकन के और अब मापन का अंतर बता दूंगा मैं, ठीक है। मूल्यांकन की जो पहली भाषा है वो आपको दिख रहा, तो हाँ दिख रहा है, ईवी बेहले के अनुसार थी, या फिर ईवी बेहले ने दी थी। इसका कहना यह था कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, माध्यम तथा मूल्यांकन द्वारा व्यक्त किया जाता है। मीन्स कि सुनना, मापन और मूल्यांकन में बहुत सारे बच्चों को मतलब कि डिफरेंट नहीं पता है। तो जब कभी भी छात्र को मतलब कि पूरा पढ़ाया जाए और उसका टेस्ट लिया जाए तो वो मूल्यांकन है, कि छात्र ने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। ग्रेड देते हम ABCD रिजल्ट में, वो मूल्यांकन है। लेकिन एक नंबर डिसाइड करके रखते हैं कि इतने नंबर तक तो कम से कम आने चाहिए, या फिर कितने नंबर लाया तो अंक प्राप्त हो रहे, उसे कहते हैं मापन। जिसमें नंबर्स दिखते हैं वो मापन है, और जिसमें रिजल्ट पूरा ऑल ओवर दिखता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। तो इसी हिसाब से बेहले ने डिफिनेशन दी थी कि मापन मूल्यांकन का वो भाग है, जो मूल्यांकन है उसका एक भाग है मापन, जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों के मध्यमान तथा मूल्यांकन द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? मापन। सेकंड है कैंपबेल। कैंपबेल के अनुसार मापन नियमों के अनुरूप वस्तुओं अथवा घटनाओं का अंकीकरण है। मापन जो है वो वस्तुओं अथवा घटनाओं का अंकीकरण का मीन्स कि नंबर सिस्टम, वही नंबर वाला ही आया। तो कैंपबेल ने अंकीकरण शब्द दिया, या फिर कीवर्ड याद कर लो, कैंपबेल मीन्स की अंकीकरण, और बेहले मीन्स की मूल्यांकन द्वारा व्यक्त किया गया जाता है, मीन्स की प्रतिशत, मात्रा, अंकों को मध्यमान तथा मूल्यांकन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये वाली लाइन कीवर्ड में याद कर लो तो बेहले वाला याद हो जाएगा। कैंपबेल के लिए क्या है? घटनाओं का अंकीकरण। एस स्टेवंस। अब एस स्टेवंस की बात करते हैं तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं की अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? कि कोई भी निश्चित नियम होंगे, आपको दिए गए होंगे नियम, कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको इनको फॉलो करना है। अब आपने जितना फॉलो किया उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। यही मापन है। ये किसका कहना था? एस स्टेवंस का, ठीक है। स्टेडटर मापन को एक प्रक्रिया के रूप में एच एस परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया होता है, या फिर आंकिक वर्णन होता है। सॉरी पर ये डेफिनेशन आपको बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन ऐसे ही याद करना पड़ेगा इनको।
और कोई चारा नहीं है। तो वो थोड़ा सा मेहनत लगाकर मन लगाकर पढ़ लेना। ये इतना ना पढ़ो तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग की जो मैंने 5 डेफिनेशंस बताई थी स्टार्स की, एक तो स्टार की थी, और उसके बाद कौन कौन सी थी, टारगेट की थी, और एक हिल की थी, एक सीसी रोज की थी, और एक गैरेट की थी। गैरेट में तो वो आपको पता है, कैरेट जांच घटनाक्रम की जांच करना वो, तो वो डेफिनेशन याद कर लेना। अब लास्ट टॉपिक बचा है मापन और मूल्यांकन में अंतर। ये नहीं, लास्ट तो नहीं है, लेकिन इसके बाद एक सेकेंड लास्ट ये बचा है तो उसको पढ़ लेते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक होता है क्या मापन, और केवल मात्रात्मक मीन्स कि नंबर वाला, तो इसलिए मात्रात्मक आ गया। मापन क्या है, सिर्फ मात्रात्मक है, और मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, मैंने सबको बता दिया पहले भी आपको कि मूल्यांकन बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, और मापक का क्षेत्र सीमित है, मीन्स कि एक डिसाइडेड एरिया है जिसमें मापन हो सकता है, उसके अलावा नहीं, क्योंकि यह कुछ पहलुओं का ही माप कर सकता है, अन्य पहलू का नहीं। तो अब जैसे कि मेरे को डिसाइड करना है कि किसी बच्चे का नेचर कैसा है, तब उसके नंबर के हिसाब से मैं नंबर तो नहीं दे सकता, मीन्स कि 10 नंबर 8 नंबर उसको देख कर वो उसके हरकतों से ही दे सकता हूँ, तो उसके लिए मूल्यांकन करना पड़ेगा मुझे, मापन नहीं कर सकता मैं। तो मापन का जो मापन जो है वो सीमित है, और मूल्यांकन व्यापक है। मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, क्योंकि भाई मूल्यांकन बहुत व्यापक है, तो उसको चेक करने में समय अधिक लग सकता है, क्योंकि इससे में छात्रों की रुचियाँ, क्षमताओं, कौशल आदि का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है। मापन में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें किसी एक पहलू को मापते हैं। अब इसमें एक पहलू को मापते हैं, जैसे कि कोई छात्र गणित में अच्छा है या नहीं, बस इतना खत्म, लेकिन सभी विषयों में अच्छा है या नहीं, वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन में एक में अधिक समय वो हो गया नहीं, हाँ, अधिक समय साधनों की आवश्यकता होती है, मतलब कि अधिक साधन भी चाहिए, जैसे कि पेपर्स चाहिए, फिर प्रिंटर चाहिए, फिर क्लासरूम में डिस्टेंस के लिए टेबल, क्लासरूम भी अधिक चाहिए। फिर मापन में कम शक्ति व साधनों की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है कि छात्र वर्तमान में स्थिति के आधार पर भविष्य में क्या कर सकता है। मूल्यांकन जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई स्टूडेंट आगे कितना बढ़ेगा, आगे जाके पढ़ेगा या नहीं, और मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है। मूल्यांकन के बाद मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया है कि छात्र अन्य छात्रों की तुलना कैसा है, मतलब कि तुलना में कैसा है। मूल्यांकन में अंक प्राप्त होते हैं, मापन में मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है, मापन का कार्य तुलना करना नहीं है, मूल्यांकन का है। इसका उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के कार्य में सुधार करना है, इसका उद्देश्य केवल मापन करना है। मापन का उद्देश्य सिर्फ मापन करना है, इसमें व्यवहार, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार, छात्र के अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, यह मूल्यांकन और मापन के अंतर थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लास्ट, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इसमें से क्वेश्चन आया था कि शैक्षिक उद्देश्यों का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, फिर उसके बाद संरचनात्मक ने कुछ 2-3 और ऑप्शन थे, और उसमें से ज्ञानात्मक था, तो जो राइट निकला। तो हमें इन तीनों के नाम ही याद रखने, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 है। क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य। अब इनके बारे में और डीपली में थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। प्रोफेसर BL ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों में वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। BS ब्लूम महोदय का कार्य शिक्षा संबंधित सूचनाओं, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की समस्याओं के संबंध में अधिक सहायक सिद्ध हुआ। ब्लूम महोदय ने सीखने के उद्देश्यों के 3 पक्षों में विभाजित किया। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, कौन कौन से पक्ष थे, साथ में बोलिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक के भी स्टेप्स हैं, सोपान से या फिर स्टेप्स हैं, यूँ कह सकते हैं। ज्ञान करना, पहले तो ज्ञान लेना, फिर बोध यानी कि उसे याद करना, फिर उस ज्ञान को प्रयोग करना, फिर उस ज्ञान का विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। ये जो क्रम है यह इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ज्ञानात्मक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो भावात्मक के हैं या फिर क्रियात्मक के, वो याद ना करो तो चल जाएगा और भी, लेकिन ये याद करने कौन कौन से, ज्ञान, बोध, प्रयोग।
फिर से मेरे साथ बोलो, ज्ञान बोध प्रयोग, ज्ञान बोध प्रयोग। फिर क्या है, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर क्या है, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान बोध प्रयोग, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष के भी ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूलन करना, विचार करना, व्यवस्था करना और मूल्य समूह का विश्लेषण करना। पहले तो ज्ञान भाव को ग्रहण करो, फिर अनुक्रिया करो, फिर अनुमूल्यन करो कि भाई मैंने जो किया वो सही किया, विचार करो, फिर व्यवस्था करो उस कार्य के लिए, और फिर मूल्य समूह का विश्लेषण करो। ये भावात्मक पक्ष के स्टेप्स हैं। और फिर क्रियात्मक पक्ष के स्टेप कौन कौन से, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वभावीकरण करना, आदत पढ़ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। इसमें से मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 पक्ष को याद कर लो, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, और उसमें भी थोड़ा डीपली जाओ तो ज्ञान बोध प्रयोग, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ये याद कर लो। निम्न स्तर कौन सा है, ज्ञान, और उच्च स्तर क्या है, मूल्यांकन, और मध्य की ये वाले विश्लेषण और संश्लेषण, और निम्न स्तर में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, ये 3 है। ठीक है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।